गुड मॉर्निंग एवरीवन। विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लीगल हिस्ट्री के अंतर्गत 1726 का चार्टर देख रहे थे। उस चार्टर को जारी कब किया गया, किसने जारी किया, क्यों जारी किया, ये सब हमने बातें कर ली थी। इसके अलावा हमने इसकी स्पेशलाइजेशंस, इसकी जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। हमने इसके जो दोष थे, जो दो दोष रह गए थे, उन दोषों के बारे में हमने विशेष रूप से बात की थी। दो दोष वही थे, अविधिज्ञ व्यक्तियों का न्यायाधीश बना दिया जाना, और दूसरा शक्तियों का पृथक्करण नहीं। जो प्रशासनिक इकाई थी, उस प्रशासनिक इकाई को न्यायपालिका बना दिया गया। तो इस तरह से दो दोष विशेष रूप से इस चार्टर के अंतर्गत हमने वाच किए, हाईलाइट रूप में आपको दिए। अब कुछ ऐसे दोष हैं इसके जो न्याय प्रशासन से संबंधित हैं। न्याय प्रशासन, दीवानी न्याय प्रशासन, जो कि मेयर कोर्ट के द्वारा किया जाता था। मेयर कोर्ट दीवानी न्याय प्रशासन की मुख्य इकाई थी, और गवर्नर एंड काउंसिल इस प्रकार की इकाई थी जो कि फौजदारी मामलों की कोर्ट के रूप में वो हुआ करती थी, और फौजदारी न्याय प्रशासन की सारी जिम्मेदारी गवर्नर एंड काउंसिल के ऊपर हुआ करती थी। गवर्नर एंड काउंसिल हर प्रेसिडेंसी में एक हुआ करता था। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, और तीनों प्रेसिडेंसियों में गवर्नर एंड काउंसिल स्थापित थी, जो कि फौजदारी न्याय प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी निभा रही थी। जो दीवानी न्याय प्रशासन था, दीवानी न्याय प्रशासन की जो जिम्मेदारी जो 1726 के चार्टर के द्वारा मेयर कोर्ट की स्थापना की गई, उस मेयर कोर्ट के जिम्मे रखा गया। अब ये जो न्याय प्रशासन में दोष थे, ये न्याय प्रशासन के दोषों को हम अलग अलग करके देखेंगे। सबसे पहले दीवानी न्याय प्रशासन के दोष, और उसके बाद में हम बात करेंगे फौजदारी न्याय प्रशासन के दोष। तो सबसे पहले 1726 के राजपत्र के अंतर्गत न्याय प्रशासन के दोषों के बारे में हम यहाँ पे हाईलाइट रूप पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला दीवानी न्याय प्रशासन के दोष, या फिर कह सकते हैं 1726 से 1753 तक का मेयर कोर्ट का कार्य संचालन। हमने 1726 से 1753 यहाँ पे क्यों विशेष रूप से आपके सामने रखा है, ये इसलिए रखा है कि 1753 में दूसरा चार्टर आया था, जो कि 1726 के चार्टर में जो कमियां नज़र आई थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया था उस 1753 के चार्टर के माध्यम से। 1726 के राजपत्र द्वारा निर्धारित न्याय व्यवस्था का क्रियान्वयन 16 महीने के भीतर ही हो गया था। जो भी 1726 के चार्टर के द्वारा न्याय प्रणाली जो निर्धारित की गई थी, वो 16 महीने के अंदर ही अपना काम करना उसने शुरू कर दिया था, और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों में उसने एक साथ अपना काम करना शुरू किया था। 1726 से 53 के बीच 27 वर्षों का जो फासला है, वो दोषों से भरा हुआ था। ऐसे दोष जो न्याय प्रशासन के दोष थे, उनसे भरा हुआ था ये 27 साल। पहली बात करते हैं हम, इसका जो दोष था दीवानी न्याय प्रशासन में, वो था मेयर कोर्ट व स्थानीय प्रेसिडेंट सरकारों के बीच तनाव की स्थिति। तो मेयर कोर्ट और स्थानीय गवर्नर एंड काउंसिल जो प्रेसिडेंसी सरकार थी, उनके बीच में जो संपर्क था, जो संबंध थे, वो मधुर नहीं रह सके। वो जो संबंध थे, वो संबंध तनावपूर्ण स्थिति में आ गए थे। और तनावपूर्ण स्थिति में आने का कारण क्या था
कि मेयर कोर्ट का जो संगठन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो इस प्रकार से किया गया था कि वो मेयर कोर्ट प्रेसिडेंसी सरकारों के नियंत्रण से काफ़ी हद तक स्वतंत्र हो गए थे। बहुत बड़े स्तर पे उनको स्वतंत्रता दी गई थी मेयर कोर्ट को, ताकि वो गवर्नर एंड काउंसिल के दबाव में न आ सके। दूसरी बात यहाँ पे इन मेयर कोर्ट्स के द्वारा इस स्वतंत्रता का पूरा पूरा उपयोग किया जाता था। कहीं भी कोई कमी नहीं रखी जाती थी। जहाँ भी आवश्यकता पड़ती थी वहाँ अपनी शक्तियों का, अधिकारों का प्रयोग करना ये बखूबी समझते थे। दूसरी तरफ की बात करें प्रेसिडेंसी सरकारों की, गवर्नर एंड काउंसिल की, तो गवर्नर एंड काउंसिल कभी कभी इन न्यायालयों के कार्यों में हस्तक्षेप भी करना चाहती थी। जो न्यायालय के कार्य थे, मेयर कोर्ट के काम थे, उन मेयर कोर्ट के कामों में दखल अंदाजी करना ये जारी रखे हुई थी और ये कोशिश ये करती थी कि जितना हो सके उतना इनके कार्य में हस्तक्षेप किया जाए। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम इसका ये हुआ कि दोनों के बीच तीव्र संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों के बीच तीव्र संघर्ष और तनाव की स्थिति तो उत्पन्न हो गई और इसके एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। ये हम सबसे पहले बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला जो केस है वो है बम्बई की महिला के द्वारा धर्म परिवर्तन का केस। ये 1730 का मामला है। इसके जो मेन फैक्ट थे, मुख्य जो तथ्य हैं इसके, वो इस प्रकार से थे कि एक बम्बई की एक हिंदू महिला, उस हिंदू महिला ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। हिंदू धर्म से वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गई। ईसाई धर्म उसने ग्रहण कर लिया। जब ईसाई धर्म ग्रहण किया तो उसका बेटा जो कि 12 साल का था, वो बेटा नाराज़ हो गया, इस बात से असंतुष्ट हो गया और असंतुष्ट होकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ, जो कि बम्बई में ही रह रहे थे, उनके यहाँ वो चला गया, रूठ के चला गया। अब उनके उस बच्चे के जाने के बाद महिला ने मेयर कोर्ट बम्बई के अंदर एक वाद दायर किया अपने उन संबंधियों के खिलाफ, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जो बम्बई में रह रहे थे, जिनके पास वो उसका लड़का गया था। तो उस महिला ने ये आरोप लगाया कि कुछ जवाहरात उसके रिश्तेदारों ने अनुचित ढंग से हड़प लिए हैं। यहाँ पर निर्णय दिया गया मेयर कोर्ट के द्वारा, मेयर कोर्ट बम्बई ने निर्णय दिया कि लड़के को उसकी माँ को सौंप दिया जाए। अब यहाँ एक चीज़ समझ में कमी आती है कि जब जवारातों के लिए अनुचित ग्रहण के लिए रिश्तेदारों के ऊपर केस लगाया, तो यहाँ पर लड़के को माँ को सौंपने का आदेश दिया गया इस मेयर कोर्ट बम्बई के द्वारा। अब आगे चल के इस निर्णय से हिंदुओं के अंदर भी असंतोष पैदा हो गया। जो बम्बई के हिंदू थे वो भी असंतुष्ट हो गए, असंतोष की स्थिति पैदा हो गई और जाति के जो मुखिया थे, मुखिया के द्वारा जो निर्णय किया गया था, निर्णय ये किया गया था कि वो जो उसके जवाहरात हैं, वो जवाहरात उस महिला को दिए जाएं। उस निर्णय के विरुद्ध गवर्नर एंड काउंसिल में याचिका दायर की गई और याचिका का निर्णय जो आया, तो उस याचिका के निर्णय में यहाँ पे गवर्नर एंड काउंसिल ने सीधे शब्दों में यही कह दिया कि मेयर कोर्ट को भारतीयों के धर्म और जाति के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीयों के धर्म और जाति के मामले मेयर कोर्ट तय नहीं कर सकता है, उनमें निर्णय नहीं कर सकता है। मेयर कोर्ट की इसके जो गवर्नर एंड काउंसिल है, उस गवर्नर एंड काउंसिल के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप मेयर कोर्ट ने ये प्रस्तुत किया कि जो प्रस्तुत केस है बम्बई की महिला वाला, वो केस वास्तव में धार्मिक प्रकृति का नहीं है, धार्मिक प्रकृति का नहीं है वो। अतः 1726 के चार्टर के अनुसार मेयर कोर्ट को उसको तय करने का अधिकार है।
क्योंकि धार्मिक प्रकृति का तो मामला है नहीं, इसलिए वो उसको तय कर सकती है मेयर कोर्ट। गवर्नर एंड काउंसिल ने, परंतु इसको गवर्नर एंड काउंसिल ने बहुमत के साथ अस्वीकार कर दिया और अपनी स्थिति पर वो दृढ़ बने रहे। तो यहाँ पर हमने देखा है कि मेयर कोर्ट में मामला जाता है और मेयर कोर्ट जो उसका डिसीजन देता है उस डिसीजन के खिलाफ गवर्नर एंड काउंसिल बात करता है, निर्णय देता है, और गवर्नर एंड काउंसिल जो बात कहता है उसका उलट मेयर कोर्ट करता है। तो ये तनाव वाली स्थिति और संघर्ष वाली स्थिति प्रेसिडेंसी सरकार और मेयर कोर्ट के बीच में देखने को हमें स्पष्ट रूप से मिलती है। दूसरा, इसी कड़ी में 1730 का ही मामला है अरब के व्यापारी का। अरब के व्यापारी का केस है। तो अरब का व्यापारी था, उसने गवर्नर एंड काउंसिल बम्बई के अंदर एक आपराधिक केस, कुछ व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराया और उसमें ये आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने गुजरात के तट पर एक जलती हुई नौका से बचाते समय, रेस्क्यू करते समय उसके सारे मोती चुरा लिए। यानी जब गुजरात के तट पर एक नौका जल रही थी उसमें ये जो अरब का व्यापारी वो मौजूद था, कुछ व्यक्तियों ने उस जलती हुई नौका से रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत बचाते समय उसके सारे के सारे मोती चुरा लिए थे। यहाँ पे गवर्नर एंड काउंसिल ने निर्णय दिया कि अभियुक्तों को दोष मुक्त किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है। अभियुक्तों को बरी कर दिया गया कि अभियुक्तों का कोई दोष नहीं है। यहाँ पे फिर वो व्यापारी, अरब का व्यापारी मेयर कोर्ट बम्बई की शरण में जाता है, उसमें मामला दर्ज कराता है। मामला ये दर्ज कराता है कि मोतियों की जो कीमत है वो वसूली के लिए वाद चलाता है। ये सिविल मामला दायर करता है और गवर्नर एंड काउंसिल में ये आपराधिक मामला था, क्रिमिनल केस था। यहाँ पे दीवानी मामला उसने चलाया मोतियों की कीमत वसूल करने के लिए। यहाँ पे भी गवर्नर एंड काउंसिल ने सुझाव दिया मेयर कोर्ट को कि व्यापारी का दावा सही नहीं है। जो व्यापारी जो कह रहा है, जो दावा कर रहा है वो दावा गलत है, व्यापारी झूठ बोल रहा है। परंतु मेयर कोर्ट ने इस सुझाव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेयर कोर्ट यहाँ पे पूरी तरह से अपनी बात पे अड़ा रहा और कोई उस सुझाव पे ध्यान नहीं दिया और मामला व्यापारी के पक्ष में ही निर्णित कर दिया। मामला व्यापारी के पक्ष में निर्णित किया, ये निर्णय दिया कि व्यापारी सही कह रहा है, इसके मोतियों की जो कीमत है वो जो अभियुक्त व्यक्ति हैं उनको चुकानी है। अब क्या होता है कि मेयर कोर्ट के जो मामले होते हैं उनसे जो अपील है, उनके जो निर्णय है उनसे अपील है वो गवर्नर एंड काउंसिल में की जाती थी। तो गवर्नर काउंसिल में अपील की गई तो गवर्नर एंड काउंसिल ने मेयर कोर्ट के निर्णय को उलट दिया और व्यापारी के विरुद्ध कर दिया। मेयर कोर्ट ने व्यापारी के पक्ष में किया था, लेकिन यहाँ पे गवर्नर एंड काउंसिल ने व्यापारी के विरुद्ध उसको उलट दिया उस मामले को। ये तो मामले थे बम्बई प्रेसिडेंसी के। अब मद्रास प्रेसिडेंसी भी इसमें पीछे नहीं थी और नहीं कलकत्ता प्रेसिडेंसी पीछे थी। अब कुछ मामले हम मद्रास प्रेसिडेंसी के ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम शंकुराम का केस लेते हैं। शंकुराम का केस 1735 का है। शंकुराम ईस्ट इंडिया, यहाँ पे इसका जो फैक्ट है, मेन फैक्ट है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय जो शंकुराम था उसके विरुद्ध मद्रास की मेयर कोर्ट में एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग का मामला दर्ज कराया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग का मामला यहाँ पे दर्ज कराया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एक भारतीय व्यक्ति जिसका नाम शंकुराम था, उस शंकुराम के खिलाफ मद्रास मेयर कोर्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग का मामला दर्ज कराया। गवर्नर एंड काउंसिल, यहाँ पे गवर्नर एंड काउंसिल ने मेयर कोर्ट से कहा कि शंकुराम के विरुद्ध निष्पादन का वारंट जारी करें। यहाँ पे आदेश दे रहा है गवर्नर एंड काउंसिल मेयर कोर्ट को कि वो जल्दी से जल्दी शंकुराम के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन का
वारंट जारी करे, एग्जीक्यूशन, निष्पादन का वारंट इसके विरुद्ध जारी करे। और फिर यहाँ पे मेयर कोर्ट शंकुराम के प्रति सम्मान दर्शाते हुए इसमें ढिलाई कर दी, थोड़ी टाइम लग गया मेयर कोर्ट को, क्योंकि वो शंकुराम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया मद्रास मेयर कोर्ट ने, और उस कार्रवाई में देरी हो गई। यहाँ पे गवर्नर काउंसिल सीधा सही उसने प्रस्ताव पारित कर दिया कि कंपनी का जो वकील है, ईस्ट इंडिया कंपनी का वकील है, वो 1726 के राजपत्र के निर्देशों के अनुसार गवर्नर काउंसिल के यहाँ परिवाद प्रस्तुत करे। यहाँ पे परिवाद कंप्लेंट के लिए सीधे से शब्दों में प्रस्ताव पारित कर दिया गवर्नर काउंसिल मद्रास ने कि कंपनी का जो वकील है 1726 के चार्टर के निर्देशों के हिसाब से, जो 1726 के चार्टर में निर्देश दे रखे हैं, उनके अंतर्गत वो गवर्नर काउंसिल के यहाँ पे परिवाद प्रस्तुत करे, और उस परिवाद में ये लिखे कि मेयर और उसके प्रत्येक एल्डरमैन, क्योंकि मेयर और एल्डरमैन मिलकर ही मेयर कोर्ट का गठन होता था, तो मेयर और प्रत्येक एल्डरमैन ने अपीलीय न्यायालय, जो कि गवर्नर काउंसिल है, किसकी आज्ञा की अवहेलना की है। आज्ञा क्या थी? आज्ञा इतनी सी थी कि जब मेयर कोर्ट शंकुराम के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रहा था, उससे पहले गवर्नर काउंसिल ने मेयर कोर्ट को ये कहा था कि शंकुराम के विरुद्ध तुरंत ही एग्जीक्यूशन का वारंट जारी करे। तो निष्पादन का वारंट जारी करने के लिए यहाँ पे मेयर कोर्ट को कहा गया था गवर्नर काउंसिल ने, और मेयर कोर्ट ने उस पर ध्यान दिया तो था, लेकिन शंकुराम के प्रति सम्मान व्यक्त करने में थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए अब गवर्नर काउंसिल गुस्सा हो गया। तो उस स्थिति के अंदर उसने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि कंपनी का जो वकील है, वो वकील 1726 के चार्टर के अंतर्गत जो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का पालन, निर्देशों के अनुसार वो गवर्नर काउंसिल के यहाँ पे एक परिवाद दे, और परिवाद में ये कहे कि मेयर और एल्डरमैन, हर एल्डरमैन और मेयर अपीलीय न्यायालय की आज्ञा की अवहेलना कर चुका है, कि आज्ञा की अवहेलना हुई है, तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की बात यहाँ पे आ रही है। अभी सरकारी वकील ने, यानी कि सरकारी वकील तो हुक्म का गुलाम होता है, अतः सरकारी वकील ने क्या किया, मेयर और प्रत्येक एल्डरमैन के खिलाफ परिवाद में अभियोग लगा दिया, परिवाद दायर किया हर एल्डरमैन और मेयर के खिलाफ। ये कहा कि मेयर और प्रत्येक एल्डरमैन के विरुद्ध परिवाद में अभियोग लगाया कि उन्होंने पहला कंपनी के हितों के विरुद्ध, दूसरा न्याय प्रशासन के विरुद्ध, और तीसरा 1726 के चार्टर के उपबंधों के विरुद्ध काम किया है। ये 3 आरोप लगाए। पहला आरोप तो ये कि उसने कंपनी के हितों के विरुद्ध, दूसरा उसने न्याय प्रशासन के विरुद्ध, और तीसरा 1726 के चार्टर के जो बंद है, जो प्रोविजंस हैं, उनके विरुद्ध काम किया है। मेयर कोर्ट का प्रत्युत्तर, इसके ऊपर मेयर कोर्ट का जो उत्तर है वो ये था कि अपीलीय न्यायालय के सदस्य गवर्नर काउंसिल मद्रास की सरकार भी तो थे। सीधे शब्दों में बात है कि जो अपीलिएट कोर्ट के जो सदस्य थे, अपीलीय न्यायालय के जो सदस्य थे, वो वास्तव में गवर्नर काउंसिल थी और मद्रास की सरकार भी थी। अतः वे स्वाभाविक रूप से कंपनी के हितबद्ध पक्षकार थे। नेचुरली वो कंपनी के हितबद्ध पक्षकार थे, और अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का तात्पर्य ये हो गया कि वे स्वयं निर्देश किसके थे, वो निर्देश किसके थे, वो कंपनी सरकार के निर्देश थे। अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का मतलब है यहाँ पे कंपनी सरकार के निर्देश। और इसके बाद में क्या हुआ एक केस में, ये स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है, इतना तो हो गया। लेकिन अब क्या हुआ इस मामले में, तो एक यहाँ पे
इतिहासकार हैं H.D. लोव। H.D. लोव ने ये कहा कि निश्चित रूप से या निश्चितता पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में क्या हुआ आगे, किसको सजा दी गई, किसको नहीं दी गई, मेयर कोर्ट मद्रास का क्या हुआ, गवर्नर काउंसिल मद्रास ने क्या किया, तो इसके बारे में आगे कुछ इसका जिक्र नहीं मिलता है। अगला केस जो मद्रास प्रेसिडेंसी का ही है वो टेरियानो केस है। टेरियानो केस 1734 का है और टेरियानो मद्रास गवर्नमेंट के सेक्रेटरी थे, मद्रास सरकार के सेक्रेटरी, गवर्नर एंड काउंसिल मद्रास के सचिव थे। एक डिनर पार्टी थी, डिनर पार्टी में इस टेरियानो की मुलाकात मद्रास मेयर नायस नाम का मेयर था मद्रास में, तो नायस की मुलाकात होती है टेरियानो से, और इस पार्टी में ही उन्होंने किसी बात पे बाजी लगा दी, शर्त लगा दी, और वो शर्त यहाँ पे शर्त लगाने के बाद मेयर जो नायस था वो इस शर्त को हार गया। हारने पर बाजी की राशि देने से भी इनकार कर दिया उसने। नायस हार गया, जो मेयर यहाँ पे मेयर था नायस, वो इस बाजी को हार गया, इस शर्त को हार गया था पार्टी में, और टेरियानो को जो हारी हुई राशि है वो देने से मना कर दिया। यहाँ पे मेयर कोर्ट में मामला चलाया गया। टेरियानो जो मद्रास सरकार का जो सेक्रेटरी था, गवर्नर काउंसिल मद्रास का सेक्रेटरी, उसने मेयर कोर्ट में उस नायस के खिलाफ, जो मेयर था उसके खिलाफ वाद दायर किया। किसके लिए? धन वसूली के लिए। जो बाजी की राशि जो उसने जीती थी और नायस ने हारी थी, तो नायस से वो धनराशि वसूल करना चाहता है। इसके लिए मेयर कोर्ट मद्रास में उसने धन वसूली के लिए वाद दायर किया। यहाँ पे मेयर कोर्ट ने निर्णय दिया, इसलिए बड़े अचंभा देने वाली, अचंभित करने वाली जो बात है वो यहाँ पे सामने आती है कि मेयर कोर्ट मद्रास ने यहाँ पे धारण किया, ये स्पष्ट कर दिया कि इस न्यायालय में मेयर के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मेयर नायस था, तो नायस के खिलाफ यहाँ पे इस मेयर कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। गवर्नर काउंसिल जो सरकार थी, उस सरकार ने अपने सेक्रेटरी का अपमान समझा। गवर्नर काउंसिल का जो सेक्रेटरी था टेरियानो, उस टेरियानो का अपमान समझा यहाँ पे गवर्नर काउंसिल मद्रास ने, और अब अपमान उसने समझ लिया। ये तो एक दूसरे के बीच में खींचातान जो चल रही थी, तनावपूर्ण जो स्थिति चल रही थी, वो स्थिति किसी से छुपी भी नहीं थी। तो ये हमने दो प्रेसिडेंसियों के मामले देखे। बम्बई प्रेसिडेंसी में किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी, और हमने मद्रास प्रेसिडेंसी में देखा कि मद्रास में किस तरह से तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी गवर्नर काउंसिल और मेयर कोर्ट के बीच में। अब ऐसी ही जो स्थिति थी वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी की थी। कलकत्ता में भी इसी प्रकार के मामले हुए थे, तो इनमें हम केवल वानगी के रूप में आपको मद्रास और बम्बई के मामले बता दिए हैं। कलकत्ता में ऐसी स्थिति थी। अब हम आगे का जो पार्ट है, उस आगे के पार्ट को हम बाद में डिस्कस करते हैं। और आप सभी घर पे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और मदद करने का मौका मिले किसी का तो मदद अवश्य करें। और साथ ही साथ ये जो वीडियो हमारी तरफ से आपको दिए जा रहे हैं, उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट अपना नाम और क्लास ज़रूर लिखे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को भी निश्चित रूप से जारी रखे हुए हैं, और उसको इसी तरह से आप जारी रखें। धन्यवाद।